ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज चालू किए थे एसिड्स एंड बेस की। उसमें पहला रिएक्शन हमने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विद बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन वाज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सबसे पहला रिएक्शन देखे थे। उसके बाद एसिड को हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था, तब भी सॉल्ट और वाटर ही बना था। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करेंगे तो एसिड यहां भी था, एसिड यहां भी है, सॉल्ट यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, वाटर यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, मतलब ये दोनों रिएक्शन एक जैसे। तो इसका मतलब बेस मेटल ऑक्साइड्स इक्वल हो गए, यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स नेचर में होंगे उनका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक होगा। और उसका रीजन मैंने बताया था कि व्हेन दे आर मिक्स्ड इन वाटर दे फॉर्म बेस। बेसिक मेटल ऑक्साइड्स को जब हम पानी में मिक्स करते हैं दे फॉर्म बेस, तभी अपन उसको बेसिक नेचर का बोल रहे हैं। थर्ड देखा था हमने नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस बेस, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। मतलब तीनों में न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ अपन प्रॉपर एसिड और बेस लिए थे, यहाँ पे एसिड और मेटल ऑक्साइड लिए थे, यहाँ पे बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड लिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले थे अपन कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये सबका मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, हमने लास्ट क्लास में जनरल इक्वेशन भी लिखा था, हमने फिर एग्जांपल्स भी लिखे हैं इसके, राइट। फोर्थ देखा था हमने एसिड प्लस मेटल, ये था अगला। When acid react with some active metals, it gives respective salt and hydrogen gas. यहाँ पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पानी नहीं बनेगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए अपन एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आ सकते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस को बर्न करेगी एंड द हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। इसका आपके बुक में एक्सपेरिमेंट भी है, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 देखना एक बार, पेज नंबर 19। हाँ ये ऐसी कुछ है, देखो दिख रहा है। बस ये कि यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस जो भी बन रही होगी, यहाँ पे कौन कौन सा एसिड लिया देखो, HCl और Mg। अपन ने कुछ एग्जांपल लिखा था, क्या एग्जांपल लिखे थे, Zn का लिए थे क्या, क्या लिखे थे, Zn प्लस HCl। तो सॉल्ट क्या बनेगा, इन दोनों का सॉल्ट बनेगा, दैट इज ZnCl2, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव, सॉल्ट फॉर्म विल बी ZnCl2। और क्या बनेगा साथ में, हाइड्रोजन गैस, राइट। और यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया ना वो क्या लिया है, HCl और मैग्नीशियम, सेम एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, तो Zn की जगह मेटल मैंने Mg ले लिया, मैग्नीशियम, साथ में एसिड ले लिया मैंने HCl। तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हाँ
इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब पैरो है ना, क्योंकि कभी भी कोई गैस बनेगी तो वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। अब तो देखिए चिमनी में कोई जब गैस बाहर आती है तो वो ऊपर ही जाती है, वो चिमनी से निकल के ऐसा नीचे नहीं आती, बिकॉज लाइटर होती हैं गैसेस, तो दे विल ऑलवेज गो अप। तो उसको शो करने के लिए अपन एक अपवर्ड एरो शो कर देते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है मैंने, जो पढ़ा मुझसे, कि इससे हमारा रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव बनता है। हमें पता चल गया कि हाँ ये गैस है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में बन रहा है, गैस के फॉर्म में, और वो एस्केप हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो इस सेटअप में क्या हो रहा है देखना, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क भी है, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, जहाँ पे हम डिस्टिलेशन करते हैं, हीटिंग करते हैं। डिस्टिलेशन सुने ना, क्लास 9 में आप लोग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते थे। तो ऐसे ही फ्लास्क में हम एक मिक्सचर को हीट करते थे, तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके अंदर मैग्नीशियम के टुकड़े हैं और HCl है। मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम हमेशा रिबन के फॉर्म में आता है, मैग्नीशियम रिबन। आपके बुक का सबसे पहला पन्ने में ही एक एक्सपेरिमेंट दिया है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट कलर का पाउडर बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को ले लिए, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन ऊपर से ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जैसे जितना भी आपका मैग्नीशियम ले रहे हैं वो सब MgCl2 में कन्वर्ट हो रहा है यहीं पे, और हाइड्रोजन गैस बन रही है विच इज टेकन फ्रॉम दिस ट्यूब। हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ऊपर आएगी, यहां से उसको अपन कलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, और जस्ट टू चेक कि सही में हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं, अपन यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक रखती है, एक कैंडल रखती है, बर्निंग कैंडल। तो जैसे ही वो एयर, हाइड्रोजन एयर का जो बबल है, वो जैसे ही इसके प्रेजेंस में आएगा तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, दिस इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दैट वाज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हर गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। अगर उसकी स्मेल नहीं होगी तो आपको कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना उसको चेक करने का कि वेदर दैट पर्टिकुलर गैस इज दैट और नॉट, राइट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, इसको अपन पंजेंट स्मेल बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, SO2, इसका एक स्मेल होता है पंजेंट स्मेल। एक होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका रॉटन एग जैसा स्मेल होता है, सड़ा हुआ अंडा। अंडे, अंडा जब सड़ जाता है ना तो जैसी स्मेल आती है ना, इस गैस की वैसी स्मेल आती है। तो जिस गैस का कुछ ना कुछ ओडर है, स्मेल है, तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये वो गैस है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका कोई स्मेल नहीं है, दे आर ओडरलेस गैस। ओडरलेस समझते हैं ना, ओडर मतलब समझते हैं ना, ओडर बोलते हैं ना, बॉडी ओडर, बॉडी की स्मेल, ओडर मतलब स्मेल होता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर गैस ओडरलेस है तो यू कैन नॉट सेंस दैट गैस जस्ट बाय स्मेलिंग, उसका कोई स्मेल ही नहीं है, अभी अपन ओडरलेस बोल रहे हैं। तो उनके लिए अपन को इस टाइप के कुछ केमिकल टेस्ट करने होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ना बस, तो फिर कोई और एसिड नहीं दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। सोप कहाँ है? अच्छा, सोप इसलिए लिया है ताकि जब गैस निकले ना तो वो सोप के बबल बन के निकलेगा। आप नॉर्मल पानी लोगे तो गैस बबल बन के ऊपर नहीं आएगी, पर अगर आप साबुन का पानी लोगे ना तो जब गैस जाएगी ना ऊपर जाएगी तो वो साबुन के बबल बनाते हुए ऊपर आएगी। और जैसे ही वो बबल में आपका ये आग कांटेक्ट में आएगी, पॉप साउंड से वो बबल जलेगा। ठीक है, एसिड यहाँ पे कुछ और लिया है हमने, HCl लिया है, वहां पे H2SO4 लिया है। हमने मैग्नीशियम लिया है, वहां पे जिंक लिया है, जिंक ग्रैनुअल्स, वो लिखा होगा, जिंक ग्रैनुअल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। समझ गए, वही चीज है, बस वहां पे मेटल अलग लिया है हमने, मेटल अलग लिया था, वहां एसिड अलग है, यहाँ एसिड अलग है, पर रिएक्शन वही हो रहा है, गैस वही बन रही है, डिटेक्ट भी वैसे ही कर रहे हैं। एक बर्निंग कैंडल लाके, द गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, ये लाइन आनी चाहिए, द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने लिख लिया था, इसको लिख लेते हैं नीचे, बस गैस के बारे में, हाइड्रोजन गैस के बारे में नीचे लिखना।
The gas formed is hydrogen gas. The gas formed is hydrogen gas. The gas formed is hydrogen gas. And the gas formed is hydrogen gas and is detected पहचानने के लिए कि हाँ गैस हाइड्रोजन ही है and is detected by bringing a burning candle and is detected by bringing a burning candle near it full stop. The gas burns with a pop sound. The gas burns with a pop sound. हट हट ऐसा फूटता है ना जैसे with a pop sound. ठीक है चलिए ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल. अगला हमें डालना रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल. रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल ये कौन सी प्रॉपर्टी की पांचवी. रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल. ठीक है इसमें वैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर. ये बस इसका थोड़ा सा रिएक्शन अलग है इसलिए इसको अपन अलग टॉपिक में पढ़ रहे हैं. ठीक है इतना नीचे base reacts with metal. Base reacts with metal. Base reacts with metal and produces respective salt and hydrogen gas and hydrogen gas. हाँ वही है रिएक्शन मतलब स्टेटमेंट सेम है बट जैसे अपन रिएक्शन यहाँ करा है ना वैसा टाइप का थोड़ा नहीं है. रिएक्शन अलग है प्रोडक्ट थोड़ा अलग बनेगा इसलिए मैं वापस आपको. ठीक है देखो अभी क्या था एसिड में कोई मेटल एटम नहीं था. ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ये मेरा जिंक था मेटल और एसिड में HCl में कोई और मेटल नहीं. सिंपली Zn इसके साथ कंबाइन कर लेगा. बट अगर इसी Zn का मैं रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं तो Na पहले से एक मेटल है वहां और जिंक एक और मेटल चला जाएगा. मतलब अब जो कंपाउंड बनने वाला है ना उसमें दो मेटल होंगे. अभी इसमें जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या था ZnCl2 एक मेटल एक नॉन मेटल. बट अब जो रिएक्शन वो के कंपाउंड बनेगा ना उसमें दो मेटल्स होंगे और एक नॉन मेटल होगा. इसलिए इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग है. बन रहा वही है सॉल्ट एंड वाटर बट तरीका थोड़ा सा अलग है. ठीक है तो एक जनरल रिएक्शन लिख लो. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. एक जनरल रिएक्शन लिखो फिर अपन एक एग्जांपल लेते हैं. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये जनरल रिएक्शन तो अपन हर में लिख रहे हैं ना फिर एग्जांपल लिख रहे हैं. ठीक है बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है चलो एग्जांपल लिख लो यही वाले लेते हैं. Zn plus NaOH. Zn plus NaOH. Zn plus NaOH. देखो इसमें क्या होता है जिंक ना इस टाइप का एक आयन बनाता है जिसको अपन कहते हैं जिंकेट आयन. जैसे सल्फेट होता है कार्बोनेट होता है ना वैसे ही जिंक भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक जिंकेट आयन बनाता है ZnO2 2 नेगेटिव. अब ये जिंकेट आयन आपके सोडियम के साथ मिक्स होके कंपाउंड बनाएगा. तो अब क्या कंपाउंड बनेगा ये 2 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा तो कंपाउंड विल बी Na2 ZnO2. तो एज इट इज क्योंकि Na के पास है तो 1 आएगा. समझ रहे हैं Na के पास 1 पॉजिटिव है और ZnO2 के पास 2 नेगेटिव है तो ये 2 यहाँ आएगा और 1 इधर जाएगा तो Na2ZnO2. इसका नाम है सोडियम. क्या आएगा नाम पूरा इसका नाम क्या बोला मैंने जिंकेट. सोडियम
जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, दो मेटल है, मतलब आपके कंपाउंड में अभी तक अपन इस तक का एक भी कंपाउंड नहीं पढ़े जिसमें दो मेटल होता है, एक मेटल एक नॉन मेटल ऐसे टाइप के पढ़े अपन कंपाउंड, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बेस के पास एक मेटल रहता है, बेस क्या है, मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड से तो बना है ना, ठीक है। तो बेस में ऑलरेडी एक मेटल है, जब मैं एक और मेटल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो द कंपाउंड विल हैव टू मेटल्स। पहला आपका जिंकेट में Zn और बाद में सोडियम के साथ सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम जिंकेट आपका कंपाउंड बनेगा। जिंकेट क्या है, ZnO2 2 नेगेटिव, और सोडियम आपका Na पॉजिटिव होगा, तो Na पॉजिटिव, ये जब 2 इधर आएगा और Na का 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला विल बी Na2ZnO2। ये भी एक तरह का एनायन है, जैसे सल्फेट होता है ना वैसी जिंकेट है। क्लियर है। तो एक और एग्जांपल लेना, इसको लिख लिए, ये बैलेंस है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाने से काम हो जाएगा, है ना। जिंक तो एक एक ही है दोनों साइड में, यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ भी जिंक एक है, सोडियम 2 कर दिया हमने यहाँ पे 2 लगा के, यहाँ भी 2 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, और हाइड्रोजन 2 है, वहां पे भी 2, समझ गए। सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना पड़ा मुझे, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्लियर है। एक और एग्जांपल लिखना, मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, रिएक्शन आप लोग लिखना, ठीक है। देखो स्टेटमेंट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट and hydrogen gas are formed, sodium aluminate and hydrogen gas are formed, sodium aluminate and hydrogen gas are formed when sodium hydroxide reacts with aluminium. Sodium aluminate and hydrogen gas are formed when sodium hydroxide reacts with aluminium metal. ठीक है, चलिए रिएक्शन लिख लो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब Al हो जाएगा, है ना। AlO2 नेगेटिव ही बनेगा, जैसे इसका बन रहा था ना जिंक का, एल्यूमिनेट भी वैसे ही होता है, Al2 1 नेगेटिव होगा, बस ये अंतर होगा, देखना ऐसा AlO2 1 नेगेटिव, दिस इज एल्यूमिनेट। वहां पे ZnO2 2 नेगेटिव था, यहाँ पे AlO2 1 नेगेटिव है, क्योंकि आपका ये Al 3 पॉजिटिव होता है ना, वो 2 पॉजिटिव था। Zn कितना होता है 2 पॉजिटिव, Al कितना होता है 3 पॉजिटिव, इसलिए एक नेगेटिव कम हो गया है, क्योंकि Al का 3 पॉजिटिव चार्ज था, Al क्या होता है 3 पॉजिटिव, समझ रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि O2 क्या होता है, O क्या होता है 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज हमें क्या दिख रहा है 1 नेगेटिव, समझ रहे। और अगर अपन यही काम Zn क्या करेंगे तो हमको 2 नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। Al2 नहीं Al3 रहता है, Al2 और 3 वो तो O2 के साथ रिएक्ट होके बनता है Al2, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिनेट हो जाता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ वो तो रिएक्टेंट्स हो गए, NaAlO2 ये होगा सोडियम एल्यूमिनेट, चाहो तो ऊपर लिख लेना ये एल्यूमिनेट आयन है, एल्यूमिनेट आयन, और पीछे जो हमने लिखा था जिंकेट आयन ZnO2 2 नेगेटिव, ये आपका हो गया जिंकेट आयन। सोडियम इसके साथ मिलेगा तो सोडियम जिंकेट बनाया Na2ZnO2, और एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा तो सॉरी सोडियम के साथ एल्यूमिनेट मिलेगा तो NaAlO2, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल, तो NaAlO2, ठीक है। हाँ प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही थोड़ा सा एक अलग हट के रिएक्शन था, बाकी तो जैसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, शुरू के 3 प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उन तीनों में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था, राइट।
पहला 3 प्रॉपर्टी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना तीनों में, और ये वाले में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 6। reaction of carbonates and bicarbonates with acids. Reaction of carbonates and bicarbonates with acid. कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या है, ये हो गया आपका कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, और बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3 1 नेगेटिव। ये कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट का लिखा था ना कॉपी, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब आपको इनका सॉल्ट बनाना है किसी भी मेटल के साथ, या फिर Mg दे देता हूं, बनेगा सॉल्ट। तो ये बनाएगा Na2CO3, राइट, 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला तो बन रहा है ना सबसे, हाँ। और ये क्या बनाएगा सॉल्ट, MgHCO3 का, यहाँ का 1 Mg के पास आएगा और Mg का 2 इसके पास जाएगा। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये जो 2 जाता है ये सबके लिए रहता है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो अब इन सॉल्ट्स का रिएक्शन हमें एसिड से करवाना है, समझ रहे टॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो नीचे, acids give carbon dioxide, acids give carbon dioxide, acids give carbon dioxide, comma respective salt and water when they react with carbonates or bicarbonates. When they react with carbonates or bicarbonates. Carbonates or bicarbonates. Okay, इसका जनरल रिएक्शन लिखना, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ये दो चीज तो फिक्स है ना, CO2H2 लिखे ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, पानी बनेगा और एक सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कि मैंने ये क्या लिया है और एसिड कौन सा लिया है, समझ रहे हैं। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलो एसिड ले लेता हूँ, चलो मैं H2SO4 ले सकता हूँ, नहीं निकाला सर, कौन से पॉइंट पे आता है तो समझ नहीं आया। आगे बढ़े, ये हो गया एसिड। अब एक मेटल कार्बोनेट लेना है मुझे, चलो यही वाला ले लेते हैं, देखो ये Na2CO3, ठीक है। अब सॉल्ट कैसे बनेगा देखो, इसका कैटायन इसका एनायन, यही मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, क्या बनेगा सॉल्ट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। मैंने सिर्फ इसको और इसको जोड़ा नहीं है, प्रॉपर सॉल्ट बनाए हैं। Na1 पॉजिटिव होता है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, किस क्रॉस करके यही बनेगा। किस्मत से यहाँ पे ये और यही बचा, जोड़ दिए तो बन गया है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। और अब जो बच गया है आपका ये तो फिक्स है, प्लस CO2 प्लस H2, ये तो हर बार बनना ही है। अगर आप कार्बोनेट सॉल्ट लेते हो या बाइकार्बोनेट लेते हो तो ये दोनों तो हर बार ही बनेगा, समझ रहे हैं।
बस सॉल्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कि मैंने कौन से मेटल का सॉल्ट, मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिया है, और मैंने एसिड कौन सा लिया। एसिड का एनायन और मेटल कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का मेटल मिलके सॉल्ट बनाएंगे। समझ लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। एसिड जो भी आप लोगे ना, उसका एनायन लेना। एसिड का एनायन, यहाँ पे क्या है, सल्फेट। क्या है एसिड का एनायन यहाँ पे, सल्फेट। और जो भी मेटल कार्बोनेट लिया है उसका मेटल, यहाँ क्या है, सोडियम। तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। क्लियर है ना? इसको नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल आप लोग अपने से लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का लिखना। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट लेना और HCl एसिड लेना। बनाओ। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला भी खुद ही बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट का, और HCl तो बता दिया हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले ये एग्जांपल लिख लो। कौन सा, उसके बाद वाला? कैल्शियम कार्बोनेट, एक कार्बोनेट सॉल्ट लेना है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। और एसिड मैंने बोला HCl। HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बना है, Cl कहां से आ गया, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, 2 2 कैंसिल, सॉल्ट क्या बनेगा, CaCO3। समझ रहे हैं? हाँ। अब इसका मेटल और इसका एनायन क्या बनेगा, CaCl2। देखो जोड़े नहीं है बस, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव होता है और क्लोराइड Cl1 नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2, ना कि CaCl। बाकी दो तो फिक्स है, CO2 एंड। क्लियर है? चलो एक और कितना कार्बोनेट, फिर अपन बाइकार्बोनेट करते हैं। यही कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लो, H2SO4। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4। CaCO3 प्लस H2SO4। तो अब इसका कैटायन है Ca2 पॉजिटिव, इसका एनायन है SO4 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaSO4 प्लस CO2 और H2O रहेगा। समझ गए? तीनों एग्जांपल क्लियर है सबको? तो ठीक है, सकल विषय की बस ये है कि मैंने एसिड बाद में लिख दिया इस बार। जो भी कार्बोनेट रहेगा ना उसका मेटल पहला वाला, और जो एसिड रहेगा उसके बाद वाला। एसिड का बाद वाला और कार्बोनेट का पहला वाला। ठीक है, बस मैं लिखा ऐसा हूं, पीछे अपन हर बार एसिड पहले लिख रहे थे और कार्बोनेट सॉल्ट बाद में लिख रहे थे। तो इसका SO4 और इसका C मिलके क्या बनाएगा, CaSO4। समझ गए? प्लस CO2 H2 तो फिक्स है। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने का तरीका आपको पता है। विल ब्रिंग द लाइम वाटर और इस गैस को पास करेंगे। लाइम वाटर ऐसे आपका प्लेन होता है ना, बट जब ये CO2 लाइम वाटर से पास होगा देन इट विल मेक दैट लाइम वाटर मिल्क। ये उसका टेस्ट है। ठीक है,
चलो बाइकार्बोनेट क्या लेते हैं, एसिड HCl ले लो, HCl, एसिड HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोडियम होता है Na पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 1 नेगेटिव, दोनों 1 1 है ना, कोई नंबर नहीं आएगा, NaHCO, समझ गए। अगेन अब इसका मेटल और इसका क्या बन जाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस, बैलेंस करो, बैलेंस करिए, क्योंकि देखो आप HCl के साथ इसकी जगह अगर कार्बोनेट भी लोगे ना तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा, बट बैलेंस करोगे तो अलग अलग रहेगा। बस ये देखना, ये तो मैं नीचे लिखा हूं ना, ये दोनों पूरा रिएक्शन सेम है, बस अंतर क्या है, यहां मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, यहां मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है। बस अंतर क्या आएगा इनके फॉर्मेशन में, क्या क्या बन रहा है देखो एक बार, बैलेंस है ऊपर वाला, ऊपर वाला बैलेंस है ना, एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, कार्बन आपका एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और एक 3, हाइड्रोजन 1 और एक 2, हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस है, बट इसको बैलेंस करना पड़ता है। HCl में 2 और NaCl में 2 Na 2 Cl 2 Cl 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कार्बन एक एक है, ऑक्सीजन 3, ठीक है। तो इन दोनों में बस क्या अंतर है, इसी का अंतर है, और इसके फॉर्मेशन का, यहाँ एक मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने, दैट्स इट, समझ रहे, नोट कर लिया इसको, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ओके चलो। नोट करके पॉइंट लिखना, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखना, देखो फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल इफ वी यूज, इन जनरल इफ वी यूज, in general if we use weak acids, in general if we use weak acids, reactions will be slow, reactions will be slow, आदित्य लिख रहा है, and if we use strong acids, and if we use strong acids, and if we use strong acids, reaction will be fast, reaction will be fast, ठीक है, मतलब स्लो, आपके जो वीक एसिड्स होंगे वो स्लोली रिएक्ट करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो फास्टली रिएक्ट करेंगे, ये अपन पॉइंट लिखें, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना, ये अपन ने हेडिंग में सिर्फ एसिड ही यूज किया ना, यहाँ पर ने बेस का रिएक्शन नहीं कराया, राइट, लिखो उसको भी, bases do not react with carbonate and bicarbonate, bases do not react with carbonate and bicarbonate, bases do not react with carbonate और bicarbonate, और पॉइंट भी लिखना है एक और, reaction of acid with marble and eggshell, reaction of acid with marble and eggshell, reaction of acid with marble, marble मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ना, अपन लिखे थे ना, लाइमस्टोन बोलते हैं उसको, मार्बल बोलते हैं, चौक बोलते हैं, मैं बीच में एक क्लास में और बताया था ना, कैल्शियम के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का और क्या क्या बोलते हैं, उसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन, मार्बल एंड चौक,
तो अगर एसिड मार्बल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। और एग के शेल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एग का जो शेल होता है ना, राइट पार्ट, उसमें भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कई बार अगर ऐसा लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद एग शेल, तो कंफ्यूज मत होना, वो यही पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, समझ रहे हैं। ये आता है कई बार क्वेश्चन, अपन सोचते कि अरे एक्सेल तो अपन कभी पढ़े भी नहीं, कभी सुने भी नहीं, तो एक्चुअली एक्सेल में है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। So it will give the same reaction which this calcium carbonate is giving. That is, it will make salt, carbon dioxide and water. ठीक है, तो क्या लिखे, acid reaction of acid with marble and eggshell is the same as acid react with carbonate salt, is the same as the acid react with carbonate salt, is the same as the acid react with carbonate salt, since marble and eggshell, since marble and eggshell are made up of calcium carbonate. ये important है, ठीक है, ये the point. Since marble and eggshell are made up of calcium carbonate. ये लाइन समझ में आ गई सबको। तो कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज मत होना, हम पढ़े हैं ये चीज भी। We have studied how acid react with metal carbonate and eggshell में metal carbonate ही होता है calcium carbonate, ठीक है। वो मार्बल से भी आप पढ़ते हैं ना कि एसिड रेन के कारण ताजमहल का जो मार्बल है वो येलोइश हो रहा है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो एसिड मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर तो बन ही रहा होगा, ठीक है। चलो एक पॉइंट और, द गैस कार्बन डाइऑक्साइड सो फॉर्म्ड, द गैस कार्बन डाइऑक्साइड सो फॉर्म्ड, इसका भी टेस्ट लिख लेते हैं, जैसे अपन ऊपर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट लिखे है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट लिख लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो फॉर्म्ड can be detected using can be detected using lime water, can be detected using lime water, since carbon dioxide gas turns lime water milky, since carbon dioxide gas turns lime water milky, since carbon क्या लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड ना, since carbon dioxide gas turns lime water milky. आप लोग की बुक निकालो, बुक में एक एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है अगले पेज में, क्या पेज नंबर है ये बता, 20, जस्ट अगले पेज पे, ठीक है। वो कैल्शियम कार्बोनेट वाले टेस्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, फिर उसको कलेक्ट करके ट्यूब में भेज रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब में पहले से लाइम वाटर है, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लाइम वाटर के पास आएगी वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, दिख रहा है वो एक्टिविटी। तो ये दो एक्टिविटी अपन ने पेज नंबर 19 में एक्टिविटी देखी फॉर डिटेक्टिंग हाइड्रोजन गैस, एंड पेज नंबर 20 वाली एक्टिविटी क्या है, फॉर डिटेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऊपर वाला हाइड्रोजन था, पीछे वाला, और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। देखो क्या क्या सॉल्ट लिया है, क्या बना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, ये लिया है, दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में नीचे लेबल किया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिक्स कर दिए,
गैस बन रही होगी, एक ट्यूब लिए, ट्यूब से गैस को एक टेस्ट ट्यूब में पास कराए, उस टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दिखा, दैट इज व्हाट इज लाइम वाटर ना। लाइम वाटर क्या होता है, PaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को भी लिखो, ये है मिल्की, इसके कारण ही मिल्की हुआ है आपका पूरा लाइम वाटर, समझ रहे हैं, इसके कारण ही मिल्की हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है। क्यों बना, लाइम वाटर और CO2 जब मिक्स हुए इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, दिस इज लाइम वाटर। इसका एक नाम और पढ़ा था हमने, स्लेक्ट लाइम, इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तरह का बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, ठीक है। एंड लास्ट वो लिखना, लास्ट नोट, bases which are soluble in water, bases which are soluble in water, bases which are soluble in water are called alkali, are called alkali, ALKALI, alkali। अभी तक अपन बेस बेस पढ़ रहे थे ना, कि bases are the one which liberate hydroxide ion in their aqueous solution, ये पढ़ा था। सबसे फर्स्ट डे अपन डेफिनेशन पढ़े ना बेस की, एसिड्स वो होंगे, एसिड्स वो होंगे जो अपने सॉल्यूशन में H पॉजिटिव लिबरेट करेंगे, और बेसिस वो होंगे जो अपने सॉल्यूशन में OH नेगेटिव लिबरेट करेंगे, ये पढ़ा था हमने फर्स्ट डे में। अब जितने भी बेसिस हैं उनमें से जो पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, मतलब एल्कली भी बेस होंगे बट दे आर बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, बट सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सारे एल्कलीज बेसिस हैं बट सभी बेसिस एल्कली नहीं है, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, सारे बेसिस, सॉरी सारे एल्कली बेसिस है, क्योंकि अपन ने तो एल्कली का डेफिनेशन ही लिखा है ना कि बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, पहला लाइन ये बोला मैंने, फिर मैं दूसरा लाइन ये बोल रहा हूँ कि सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसका मतलब सारे बेसिस एल्कली नहीं है बट सारे एल्कली तो बेसिस ही है, समझ आ रहा है डेफिनेशन। तो एल्कली का भी डेफिनेशन आता है एक नंबर के लिए कि व्हाट इज एल्कली या डिफाइन एल्कली। तो एल्कली आर नथिंग बट द बेसिस ओनली, बट दीस बेसिस आर स्पेशल क्लास ऑफ बेस जो पानी में घुल सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं, क्लियर है लाइन। तो बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना, और जहां ये पॉइंट लिखे उसको अच्छे से हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट है ये, और एक्चुअली वो इस टॉपिक का नहीं है इसलिए उसको अलग से हाईलाइट करना कि आपको याद रहे कि एल्कली भी हमने पढ़ा है कि एल्कली क्या होता है, इट इज जस्ट अ बेस, एल्कली भी बेस ही है, बस ये अंतर है दूसरे बेसिस और एल्कली में कि दूसरे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, एल्कली पानी में डिसॉल्व हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल लिखते हैं कि ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनको हम एल्कली भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, तो लिखना कुछ इसमें एग्जांपल, डेफिनेशन लिख लेना पूरी, बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, एग्जांपल लिखो, any of the hydroxides of alkali metals, any of the hydroxides of, hydroxide मतलब बेस हो गया, any of the hydroxides of alkali metals, alkali metals, alkali metals, alkali metals क्या होते हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल कभी देखे हो तो उसका जो पहला कॉलम होता है ना वो एल्कली मेटल कहलाते हैं, उसमें आता है आपका लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, सीशियम, रुबिडियम, ये सब आपके, और फ्रांशियम, ये सब आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। पहला कॉलम, इसमें से अपन तीन को तो जानते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो नोन एज एल्कली। समझ गए? एग्जांपल लिखो, NaOH, KOH, LiOH एक्सेट्रा, ये आपके कुछ बेसिस हैं जिनको हम एल्कली भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट, अच्छा वो वैसा नहीं बनेगा इसका प्रोडक्ट, जैसे तू जा रहा है Ca2 पॉजिटिव और CO2 नेगेटिव, वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ हो गया ये। एक लाइन और लिखो, जो मैंने बताया ना कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, तो वो एक लाइन लिखना, all alkalis are bases, all alkalis are bases, but not all bases are alkali. All alkalis are bases, but not all bases are alkali. Clear है? Okay. ठीक है, यहां तक का जो अपन पढ़े हैं ना, इसका एक टेस्ट होगा ना आने वाले वीक में। दो टेस्ट देने हैं आप लोग को, एक रहेगा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, हटा देता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, एक टेस्ट इसका रहेगा, तीनों टॉपिक का। ठीक है, आप लोग अगर देना चाहो तो दे सकते हो, आप भी नहीं पढ़े पूरा ना। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ के देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज बाकी लोग तो अटेंड किए देंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन का एक टेस्ट होगा, और दूसरा टेस्ट इसका होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। यहाँ तक के टॉपिक का, मतलब इस संडे तो SST है। ठीक है, इस संडे को SST का टेस्ट है, बट इस संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी साइंस की। ठीक है, मैं सुबह ही रहेगा, टेस्ट के पहले या टेस्ट के बाद में, मैं टाइम डिसाइड करके बताऊंगा। टेस्ट के बाद भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एक एक्स्ट्रा क्लास संडे को रहेगी, मंडे और वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा, फ्राइडे मेरी तरफ से छुट्टी रहेगी, संडे का कंपल्सेशन। ठीक है, पर वो एसिड बेस यहाँ तक का, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तक सब पढ़ के आएंगे। क्या क्या चीजें इसमें, एसिड का डेफिनेशन, बेस का डेफिनेशन, एल्कली का डेफिनेशन, इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना। और क्या देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड बेस इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, फिनोल्फथलीन, मिथिल ऑरेंज, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये सारा पढ़ना है यहाँ तक का। क्लियर है? तो ये तो सब देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, देना हो तो दे देना। बाकी मैंने लास्ट क्लास तक का नोट्स, लेक्चर पूरा डाल दिया है वीडियो, तो जिनको भी डाउट है वो लोग देख सकते हैं, है ना। आपको देख ही लेना एसिड बेस का, है ना। 3 लेक्चर है, आज का चौथा लेक्चर, आज का भी मैं डाल दूंगा रात को। ठीक है, तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एसिड बेस का टेस्ट तो वेडनेसडे को, समझ रहे, 22 मंडे को रेस्पिरेशन वाले का, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं ना, उसको बस रिवाइज करना आपको। ठीक है, डन। नेक्स्ट हैंड डाल लो, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल। ठीक है, अब हमने एक तरीका तो जान लिया कि एसिड बेस को कैसे पहचानना है, बट अपन उसकी पीएच वैल्यू देख के ही बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। तो पीएच का बेसिकली फुल फॉर्म आप ऐसा बोल सकते हैं कि पीएच नाम कहां से आया है, तो आप इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पावर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा आपका सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन होगा सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा ना। तभी तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का डेफिनेशन क्या लिखते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड वीक एसिड्स पार्शियली डिसोसिएट होते थे। याद है डेफिनेशन?
भी डेफिनेशन पढ़ना ना, ये भी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, पर पीएच उतना ही कम होता है। एक्चुअली पीएच स्केल कैसा होता है यहाँ पे देखना, ये स्टार्ट होगा आपका पीएच स्केल 0 वैल्यू से और एंड होता है 14 पे। मतलब पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक किसी भी रेंज में हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जहां पे 7 से 0 तक के सॉल्यूशंस को हम एसिडिक बोलते हैं। जिसका भी पीएच 0 से 7 के बीच में है, 6.9 तक, वो सब आपके एसिडिक कहलाएंगे। और जितने भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से 18 के बीच में, दे विल बी बेसिक। समझ रहे हैं? पीएच 8, पीएच 9, पीएच 10, पीएच 11। अब आप बोलोगे सर बेस का पीएच क्यों बोलते हैं? बेस में तो OH होता है, तो एक्चुअली POH बोलना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो बट ऐसा नहीं होता, हम पीएच ही बोलते हैं, POH भी होता है ना, बट हम हमेशा H पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में, यानी कि हाइड्रोजन आयन के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज ये बताना कि क्या बेस में H पॉजिटिव है? इसमें H पॉजिटिव नहीं है। बेस बना किसके साथ है? पानी के साथ ही तो है ना। बेस में भी पानी है, एसिड में भी पानी है। बेस में पानी है तो H पॉजिटिव भी तो होगा, क्योंकि पानी के पास तो H पॉजिटिव है ना। पानी भी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही होता है, क्या बोलते हैं? मतलब एसिड में भी OH नेगेटिव है, बेस में भी H पॉजिटिव है। बस अंतर क्या है? एसिड में H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा है और बेस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कम है। बट दोनों में H पॉजिटिव एसिड में तो है ही, नो डाउट, बट बेस में भी है, क्योंकि बेस में पानी तो है। वैसे ही बेस में OH नेगेटिव तो है, तो ऑब्वियस सी चीज है, बट H पॉजिटिव भी है क्योंकि पानी तो है। समझ रहे हैं? बस ये रहता है कंडीशन एक्चुअली में, एसिड में H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा रहता है, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन आपको एसिडिक मिलता है, इसका pH लेस देन 7 होता है। और बेस में OH नेगेटिव H पॉजिटिव से ज्यादा होता है और pH ग्रेटर देन 7 होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब एक्चुअली pH का डेफिनेशन क्या होता है ये समझते हैं। pH को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ, लॉग एक फंक्शन होता है, जैसे आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हो ना मैथ्स में, साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट पढ़े? पढ़े सर? नहीं पढ़े? आप लेट आए हुए, अभी नहीं चल रहा ना वो चैप्टर, पहले का था ना। ठीक है, तो ये जैसे मैथमेटिकल फंक्शन है ना, अपन ने इसको वहां भी यूज किया था। कहाँ ये कहाँ यूज किया था? साइन कॉस, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स फॉर्मूला नहीं है, स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n/1, याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वहां पे अपन साइन फंक्शन यूज किए थे ना, वैसे ही लॉग भी ना एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे साइन की टेबल आपकी बुक के पीछे दी होगी ना, वैसे ही लॉग की भी टेबल दी हुई है। लॉग की अलग अलग नंबर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं उस टेबल को देख के। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज में लॉग की आपको यही बताऊंगा पढ़ाते समय, ये पढ़ाऊंगा जब। तो डेफिनेशन क्या है? pH इज डिफाइंड एज, देखो फॉर्मूले से डेफिनेशन बना दूंगा। pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. This is hydrogen ion और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। मैं बार बार इतना वर्ड बड़ा नहीं लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, कितना H पॉजिटिव है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ब्रैकेट लग गया, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान देना। pH is defined as the negative logarithm of concentration of H positive. Clear है definition? हाँ, देखो नीचे definition। pH के हेड डाल लिए ना, उसमें लिखो नीचे, when an acid is dissolved in water
when an acid is dissolved in water, when an acid is dissolved in water, comma, it dissociates into hydrogen ion. मतलब पानी के पास ये आपका वाटर है, पहले से इस बीकर में ना पानी है, तो H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव। जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव होंगे पानी में, राइट सी बात है, क्योंकि एक H2O दोनों से मिलके बना। तो अगर मेरे पास 10 पानी के मॉलिक्यूल है, मतलब मेरे पास 10 H पॉजिटिव होंगे और 10 OH नेगेटिव होंगे। आया ना, ये चीज समझ में आई। अब अगर आपने इसमें ऊपर से एसिड डाल दिया, तो एसिड में तो H पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल एसिड में, अब ओवरऑल आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं? पहले 10 H पॉजिटिव 10 OH नेगेटिव थे, पर 10 HCl डालने के बाद अब आपके H पॉजिटिव 20 हो गए हैं, बट OH नेगेटिव अभी भी 10 ही है। समझ रहे हो क्या? वही लिख रहे हैं अपन कि when an acid is dissolved in water, it dissociates into H positive यानी हाइड्रोजन आयन। because of this, फुल स्टॉप डाल के लिखना, because of this dissociation, because of this dissociation, because of this dissociation, comma, number of hydrogen ions increases, number of hydrogen ion increases। number of hydrogen ion increases and OH negative ions decreases, and OH negative ion decreases। डिक्रीज तो ऐसे नहीं हो रहा है, बट आप अगर पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो डिक्रीज हुआ है। पहले आप बोलोगे कि पहले इतनी सी जगह में 10 OH नेगेटिव थे, अब इतनी सारी जगह में 10 OH नेगेटिव है, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वो डिक्रीज हुआ है, बाकी नंबर तो उसका अभी भी 10 है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? OH नेगेटिव का क्वांटिटी 10 से 9 नहीं हुआ है, बट आपने क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले इतना था, इसमें 10 H पॉजिटिव थे 10 OH नेगेटिव थे, आपने एसिड डाल के वॉल्यूम बढ़ाया कि नहीं? क्वांटिटी बढ़ेगी ना। आप अगर इतने बड़े बीकर में इतना सा पहले पानी आप एसिड डालोगे तो ये बढ़ेगा ना। तो पहले इतने में 10 OH नेगेटिव था, अब इतने में भी 10 OH नेगेटिव है, तो पर यूनिट वॉल्यूम उसका क्वांटिटी कम हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए 10 OH नेगेटिव डिक्रीजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिक्रीज। समझ रहे हैं इतना? एक एग्जांपल लिखो, HCl एक्वस लिख लेना, ब्रैकेट में एक्वस लिख दिया मतलब वाटर आ गया। ठीक है, और ये लिबरेट होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ये सब एक्वस सॉल्यूशन है, सब पानी में रहेंगे आयंस बन के। ठीक है, अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, ये जो H पॉजिटिव है ना, ये पानी के साथ मिक्स होके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। इसको भी लिख लो, हाइड्रोनियम आयन। समझ रहे हैं क्या? अब एक चीज और यहाँ पे समझना, देखो इधर, मान लो ये पानी का बीकर है, ठीक है, इसके अंदर पानी के 20 मॉलिक्यूल्स हैं। फॉलो कर रहे हो? इसके अंदर पानी के 20 मॉलिक्यूल, मैंने 10 HCl का मॉलिक्यूल मिक्स किया है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये 10 HCl का मॉलिक्यूल जाएगा, हमें पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब अंदर जाने के बाद 10 H पॉजिटिव बनेंगे और 10 Cl नेगेटिव बनेंगे। एग्री? यहां तक फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक बीकर लिया जिसके अंदर 20 पानी के मॉलिक्यूल है, मैंने उसके अंदर 10 HCl के मॉलिक्यूल डाले, तो 10 H पॉजिटिव और 10 Cl नेगेटिव बनेगा।
मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 है। अब ये 10H पॉजिटिव 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होके 10 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। आया ना? मतलब जितने H पॉजिटिव एसिड से आएंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। एग्री करते हो? तो आप अभी लॉग की डेफिनेशन में, पीएच की डेफिनेशन में, सॉरी पीएच की डेफिनेशन में आपने अभी क्या लिखा, क्या देखा, ये देखे थे? तो हम इसकी जगह हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने H पॉजिटिव बनते हैं उतने H3O पॉजिटिव बने। तो यू कैन राइट pH is defined as negative logarithm of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक ही मतलब है। और ये वर्ड पता होना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ H2O एंड H पॉजिटिव। H2O पहले से था, H पॉजिटिव उसके साथ मिक्स हो गया आपके, तो क्या बन गया H3O पॉजिटिव। देखिए देखो H पॉजिटिव ना बेचारा अकेला है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, बेचारा था बन, इसलिए H2O उसके साथ मिलकर उसको H3O पॉजिटिव बना दिया। H पॉजिटिव कब बनेगा? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन हैज गॉट ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, राइट? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तब तो H पॉजिटिव बनेगा, राइट? तो अब इस H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ना पानी इसकी मदद करता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये वाला पार्ट जरूर लिख लेना, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O 1 पॉजिटिव। ठीक है, चलो लिखिए ऊपर वाला एग्जांपल और नीचे वाला ये, ठीक है? नीचे लिखो हाँ, ऐसे प्लान लिखना। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, if the concentration of H positive is greater than, if the concentration of H positive is greater than OH negative, ये लिख रहे हैं अपन, मैं आज जो लिखा था ना ये पॉइंट को हम लिखा है। if the concentration of H positive is greater than OH negative, then the solution is acidic. Then the solution is acidic. Greater than क्या? OH negative. देखो का sentence. If the concentration of H positive is greater than concentration of OH negative, then the solution is acidic. तो उसका उल्टा पॉइंट क्या हो जाएगा? If the concentration of H positive is less than concentration of OH negative, the solution is basic. देखो उसको एक केस और क्या बच गया? H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा तो एसिडिक, H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कम तो बेसिक, और अगर दोनों बराबर तो ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखना, when concentration of H positive is equal to the concentration of OH negative, the solution is neutral. लिख लोगे? And concentration of H positive is equal to the concentration of OH negative, the solution is neutral. And इसी को शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखना ना, यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूँ। Concentration of H positive greater than concentration of OH negative, acidic. Concentration of H positive less than concentration of OH negative, basic. And concentration of H positive is equals to concentration of OH negative, neutral.
समझ गए क्या? यही चीज को सेंटेंस में लिखे हो आप लोग अभी। हाँ लिखो इसको। नीचे लिखो ना एक साथ शॉर्ट में। इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझ गए ना सब ना? कंसंट्रेशन ऑफ, उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ। अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा उसको अटैच कर दो उसके साथ। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है? ठीक है। अब pH का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। HCl भी एक एसिड है, H2SO4 भी एक एसिड है, HNO3 भी एक एसिड है, तीनों स्ट्रॉन्ग भी है। बट कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये अपन को पीएच बताएगा। तीनों एसिड है, तीनों स्ट्रॉन्ग है, बट तीनों में जरूर हो ना कि तीनों बराबर स्ट्रॉन्ग होंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तीनों में अगर अपन देखें ना तो पीएच आपको क्वांटिफाई करके बताएगा कि हाँ इसके पीएच की वैल्यू ये है, इसके पीएच की वैल्यू ये है और थर्ड वाले की पीएच की वैल्यू ये है। एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू हम बता पाएंगे कि हाँ इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है तो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड, बट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है समझ रहे हैं? हाँ, so that pH will decide, the pH value will decide कि which acid is the strongest या which base is the strongest. ठीक है? तो pH का definition लिखना नीचे। pH is a scale pH is a scale which quantifies, वो क्वांटिटी बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल दिए, तीनों स्ट्रॉन्ग है, बट कितना स्ट्रॉन्ग है नहीं पता ना, वो पीएच बताएगा हमें। तो पीएच क्वांटिफाइज, QUANTIFIES, pH quantifies, the pH is a scale which quantifies the concentration of hydrogen ion. pH is a scale which quantifies the concentration of hydrogen ion in a solution. हाइड्रोजन आयन तो सबके पास है, पर सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे कम किसके पास है, ये पीएच बताएगा। Getting what I am saying? So it quantifies the concentration of hydrogen ion in a solution. Full stop. Its value ranges from 0 to 40. Its value ranges from 0 to 14. Its value ranges from 0 to 40. बताया ना मैंने, 0 से 40 फुल स्टॉप। और एक लाइन और लिखना, the pH value increases, the pH value increases, the pH value increases with decrease in hydrogen ion concentration. ये लाइन को समझो, the pH value increases with decrease in hydrogen ion concentration. The pH value increases with decrease in hydrogen ion concentration. ये लाइन समझ में आई है क्या? क्या बोल रहे हैं? देखो 0 से 7 एसिडिक है, राइट? क्या ध्यान देना, 0 से 7 एसिडिक लेके चला अभी अपने पीछे। और यहाँ पे एसिडिक का अपन ने अभी क्या लिखा है वर्ड कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है OH नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है इतना पार्ट? अब बेस के लिए अपन क्या लिखते हैं, H पॉजिटिव कम होगा OH नेगेटिव ज्यादा होगा। ये समझते हो ना, एरो ये जो साइन बनाया मैं, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, की तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। समझ रहे? तो बेस में OH नेगेटिव ज्यादा होता है, H पॉजिटिव कम होता है। एसिड में H पॉजिटिव ज्यादा होता है, OH नेगेटिव कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, आया ना? यहाँ ज्यादा था H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम हुआ, और पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से 40 इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से 40 मतलब 9 वाला पीएच और ये 5 वाला पीएच, इसका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और होना भी चाहिए, ये एसिड है। और इसका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगा और होना भी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है।
तो अब ये लाइन समझ गई, वापस पढ़ो एक बार लास्ट लाइन को। pH value increases with decrease in H positive concentration. जितना ज्यादा H positive का कंसंट्रेशन होगा ना, pH वैल्यू उतना ही कम होगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, 0 वाला कि 6.99 वाला? क्योंकि इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तब तो pH सबसे कम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। pH वैल्यू is inversely proportional to hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, pH वैल्यू उतना कम होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा, pH वैल्यू उतना, समझ रहे हैं? इसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं ना, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। अगर इसके बढ़ने से ये भी बढ़ता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो जो अभी लाइन लिखे ना उसके बाद ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है? बस यही तक करते हैं, इसके आगे पर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पीएच अभी बचा है ना, ठीक है? बट ये लाइन जो अभी लिखे ना उसके बेसिस में अपन ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है एवरीवन? नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे बढ़ते हैं, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।